तो बच्चे आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 साइंस का पढ़ेंगे। और इस सेट से देखा जा रहा है कि हर एक बार हर मॉडल का पहला सेट से कई क्वेश्चन टक्कर हो जा रहा है। कई क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से आ जा रहा है, पहला सेट से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का मॉडल सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मॉडल सेट में वो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। लिखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो देखिए इसमें दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ। एक तो पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम होता है, जिसका संकेत सी होता है। और इसको साइड में भी हम सी लिख दिए हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच करके नहीं लिखना है, सीधे लिखना है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बराबर कूलाम। दूसरा क्वेश्चन है उसी में कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ऐसा ही आप लोग को लिखना है, ज़्यादा आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम जैसा जो परफेक्ट आंसर है उसी को लिखना है, ज़्यादा लिखने से फ़ायदा नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है। तो वोल्टमीटर का प्रयोग जो है विभवांतर को मापने में किया जाता है। विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। हम लोग हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अंग्रेजी में तो जानते हैं लेकिन हिंदी में नहीं जानते हैं। तो विभवांतर का मतलब वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक मीटर होता है, वोल्टमीटर आप लोग देखे भी होंगे, कहीं कहीं इन्वर्टर वगैरह में लगा रहता है वोल्टमीटर, उसमें देखिएगा भी लिखा हुआ रहता है, वही वोल्टमीटर है। उसके बाद है उसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ में इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में देखिए समांतर क्रम। अब बोलिएगा समांतर क्रम क्या होता है। तो देखिए समांतर क्रम मतलब इस तरह हो गया, जैसे ये आपका बैटरी है, बैटरी ये देखिए इस तरह का बैटरी हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है आपका, ऐसे बल्ब है। तो इसको जोड़ा कैसे जाता है, इसको जोड़ेंगे कैसे, समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम मतलब दोनों तार में जुड़ना चाहिए। देखिए यहाँ वोल्टमीटर को ऐसे लगा दीजिएगा तो ये समांतर क्रम हो गया, क्योंकि दोनों तार में जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव तार में जुड़ा हुआ है और नेगेटिव तार में जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम का मतलब हो गया इससे, जैसे मान लीजिए हमको एमीटर को जोड़ना है तो ये श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हालांकि एमीटर का सवाल यहाँ पर नहीं है, वोल्टमीटर का सवाल है। तो आइए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब पारा को अगर रख दीजिएगा तो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। देखिएगा आप लोग थर्मामीटर में भी पारा ही होता है। जब आपको बुखार मापा जाता है तो डॉक्टर साहब आपको देते हैं लगाने के लिए शरीर में या मुंह में रखने देते हैं। तो क्या होता है कि उसमें पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और उसका बढ़ जाता है, तो डॉक्टर साहब माप करके आपको बता देते हैं कि इतना टेम्परेचर है। तो उतना हमको नहीं जानना है, लेकिन ये जानना है कि पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर जो अभी का टेम्परेचर है उस पर वो हमेशा जो है वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है
एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n प्लस H2n-2। देखिए इसमें 3 गो आपको बहुत वीवीआई है। जैसे एगो पूछता है एल्किन, एल्किन का, तो एल्किन का जो होता है एल्किन का तो एल्किन का जो होता है वो CnH2n +2 होता है, +2 होता है एल्किन का। और एक होता है सॉरी एल्किन का 2 नहीं होता है। देखिए एल्केन का पहले जानिए, एल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का हो गया। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में एल्केन वाला कि एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र लिखें। तो एकल बंध वाले यही एल्केन होता है, एकल बंध। अगर आपको द्विबंध वाला पूछे, द्विबंध वाला, तो द्विबंध वाला जो है वो एल्किन होता है, द्विबंध वाला एल्किन होता है, एल्किन। तो द्विबंध वाला एल्किन होता है। एल्किन का समान सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है, CnH2n। ये एल्किन का समान सूत्र हो गया। या आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र लिखें। तो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र यही होता है एल्किन। एकल बंध वाले बोला जाए तो एल्केन, द्विबंध वाले बोला जाए तो एल्किन, और त्रिबंध वाला बोला जाए तो एल्काइन। तो एल्काइन का देखिए, एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन इसमें त्रिबंध होता है और एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। यही होता है एल्काइन का समान सूत्र। त्रिबंध वाला भी बोलेगा तो त्रिबंध वाला भी यही होता है। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र लिखें तो यही होता है त्रिबंध वाला भी। तो एल्किन पूछे, एल्काइन पूछे या त्रिबंध पूछे, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना। तो मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए मटर के पौधों को उन्होंने चुना था। मटर का पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल ने बताया कि किस प्रकार से जो अनुवांशिक गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। ये मेंडल अनुवांशिकता का भी पिता, उन्हीं को मेंडल को ही कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकता को समझाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को समझाया कि अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। तो समझ गए। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है केला का छिलका। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। केला का छिलका है, फल का छिलका है, आपका घर में खाना बच गया है वो भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, पादप का पत्ता है। बहुत सारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब हो गया कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो अपघटित हो जाता है, सूक्ष्म जीव जिसको नष्ट कर देते हैं, वही जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया। जैसे आप मान लीजिए सब्जी का छिलका सूक्ष्म जीव नष्ट कर देता है। आप समझ लीजिए केला का छिलका सूक्ष्म जीव नष्ट कर देता है। आपके घर में खाना बच गया, और वो खाना को अगर आप फेंक दीजिएगा तो वो भी देखिएगा 2-4 दिन में सूक्ष्म जीव उसको नष्ट करके ख़त्म कर देते हैं। तो वो हो गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में होता क्या है कि जिसको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते, जैसे आपका प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसको अगर फेंक दीजिएगा तो कई सालों तक ये जो है सूक्ष्म जीव इसको नष्ट नहीं कर पाते हैं। उसी तरह पर्यावरण में ये मतलब टिका हुआ रहता है। तो केला का छिलका जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगर पूछा जाए आपको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ इसी का उल्टा, तो आप कांच दे सकते हैं, कांच। आप प्लास्टिक बोल सकते हैं, प्लास्टिक। ये सब अजैव हो गया। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पूछेगा तो आपको ये सब बताना है। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पूछेगा
तो जो नष्ट हो जाता है वो हो गया आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो चलिए हम लोग 7वां देखते हैं, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। अच्छा चलिए, उत्पादक किसको कहते हैं? उत्पादक उत्पादक क्या होता है? उत्पादक तो पारितंत्र में जैव घटक होते हैं। पारितंत्र को तो आप लोग जानते ही होंगे। पारितंत्र किसी विशेष क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटकों के सम्मिलित रूप को पारितंत्र कहते हैं। और जैव घटक में आ जाता है आपका जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सजीव हैं, वो जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम तालाब लेते हैं, तालाब लेते हैं, तो तालाब में देखिएगा, तालाब में दो तरह का घटक होता है। तालाब में दो तरह का घटक होता है। एक होता है जैव, जैसे पादप हो गए और कुछ जीव जंतु हो गया, जीव जंतु, तो ये सब जैव घटक हैं। पादप सजीव है, जीव जंतु भी सजीव हैं, ये सब जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन तालाब में आपका पानी जो है, पानी आपका पत्थर है ना, गैसें जो है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो अजैव घटक के अंतर्गत आता है, तो अजैव घटक कहते हैं। तो पारितंत्र की बात हम लोग कर रहे थे। तो पारितंत्र में जो जैव घटक होता है इसको कई वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता, जिसको आप लोग अपमार्जक कहते हैं, जिसको अपघटनकर्ता या अपमार्जक भी इसको बोला जाता है। इसको अपमार्जक भी बोलते हैं, जो कि हम इसके पहले वाला शायद वीडियो में बताएंगे भी। ठीक है, तो उत्पादक जो हो गए, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे हो गए। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है ऊर्जा के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं? तो सूर्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो क्लोरोफिल, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगा। ये भी है कि इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। हमारे खून में भी जो ऊर्जा है वो सूर्य का ही देन है, क्योंकि हम लोग खाते किसको हैं? पादप को, पेड़ पौधों को, धान चावल है ना, सब्जी, ये सब गेहूं को खाते हैं। तो सब क्या करता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। और पेड़ पौधों से मिलता है तो पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। वो एक तरह से बोलिए तो प्रोड्यूसर है, उत्पाद करते हैं, तब उसी चीज़ को हम लोग खाते हैं। तो आइए अब हम लोग 2 अंक वाला क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 अंक वाला प्रश्न को अगला वीडियो में।